इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, जीते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आज इन तमाम सवालों से पर्दा हट गया। पटना में आज महागठबंधन के नेता जब एक मंच पर जुटे, एकजुटता का संदेश भी दिया और ऐलान भी लगे हाथ कर दिया। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। साथ ही वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए से भी कई तीखे सवाल पूछ लिए। गहलोत ने पूछा कि हमने तो तय कर दिया कि सीएम फेस कौन होगा, लेकिन एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये बताए तो कोई। मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर वो कब घोषित करेंगे, जिस पर बीजेपी ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वही बात दोहरा जरूर दी कि हम नीतीश की अगुवाई में ही चुनाव लड़ रहे और लड़ेंगे। अब बिहार में नीतीश ही एनडीए का चेहरा थे और रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरे पर हो रही सियासत के बीच अब भी सवाल है कि तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से क्या महागठबंधन का कलेश खत्म हो गया? क्या 12 सीटों पर मचे बवाल या फ्रेंडली फाइट पर विराम लग जाएगा? आज इस मुद्दे पर ही हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले ये विस्तृत रिपोर्ट देंगे। महागठबंधन में जब संकट गहरा रहा था, 12 सीटों पर दावेदारी को लेकर बवाल मचा था। महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, बार बार ये सवाल उठ रहा था। तब एकजुटता का संदेश देने के लिए तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राजेश राम, दीपांकर भट्टाचार्य समेत महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए, मिलकर चुनाव लड़ने का दावा किया। इसी दौरान राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम फेस होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित कर कांग्रेस ने पूछ लिया कि एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। एनडीए बताए बिहार में उनका नेता कौन होगा, एनडीए के लोग किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, नीतीश या किसी और को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कब घोषित करेंगे। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। कांग्रेस के अलावा बिहार के चुनाव के रण में एनडीए को घेरने के लिए यही सवाल तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और जेडीयू से पूछे। ये कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। बट एक युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। साफ है, बिहार में जो सवाल आज से पहले एनडीए के नेता महागठबंधन से पूछ रहे थे, नेता और नीति पर तेजस्वी यादव को घेर रहे थे, महागठबंधन पर वार के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी हथियार को तेजस्वी ने एनडीए पर पलटवार के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने दावा कर दिया कि महागठबंधन के नेता भले ही एकजुटता का संदेश दे रहे हों, लेकिन अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी ने पूछा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया, महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी की फोटो को क्यों हटा दिया। आज जो अनाउंसमेंट किया वो राहुल गांधी भी कर सकते थे। गहलोत जी तुतला के जो उन्होंने बोला उसकी जरूरत नहीं थी कि तेजस्वी के नाम भी सही से नहीं पढ़ पाए। हकीकत यह है कि उनके खेमा बिल्कुल बटा हुआ, वो परिवारवादी लोग हैं, वो सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता में ही उनको जब सुख पाते हैं, जनता के सुख में उनका सुख नहीं है। इसलिए खिंचाता नहीं चल रही थी, इसलिए मन से बार बार कह रहे थे एकजुटता का मैसेज देना है, एकजुटता का मैसेज देना। भाई क्यों एकजुटता का, ये तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है एकजुट है कि नहीं। बीजेपी भले ही अभी भी महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही हो, महागठबंधन में सीटों पर मची रार पर तेजस्वी को घेर रही हो, लेकिन अब एनडीए के लिए भी चुनौती बढ़ गई है कि वो भी अपना सीएम फेस घोषित करें। जीते तो किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे ये साफ करें।
नीतीश को ही नेता स्वीकार करेंगे या बदलाव करेंगे, इस सवाल से पर्दा हटाए। एनडीए में तो क्लियर ही नहीं हुआ है। सिर्फ वो लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र में कहे थे शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, खेला हुआ। वहाँ पे सरकार बनने के बाद क्या किए, वहाँ पे फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना दिए। तो यहाँ पे भी वही सोच रखते हैं, उनको भी मालूम है कि हम मुख्यमंत्री जी का चेहरा घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है अस्वस्थ है और उनके चेहरा का घोषणा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका नुकसान होना है। तो यहाँ पे उन्होंने दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि हमारे विधायक दल के नेता तय करेंगे। सच्चाई ये नहीं है, और यहाँ पे तो वो लोग कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार तो महागठबंधन का बनना है। देखा होगा कि मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैकड्रॉप का एक फोटो भी आया है, जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव जी दिख रहे हैं। तो महागठबंधन के अगर वो सीएम चेहरा है तो फिर महागठबंधन की तस्वीर दिखनी चाहिए। उनका तो लगा कि वो राष्ट्रीय जनता दल के भी सीएम फेस नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे पर हो रही सियासत के बीच अब सवाल है कि महागठबंधन में सीएम फेस तो तय हो गया, लेकिन सीटों पर मचा दंगल कब खत्म होगा। 12 सीटों पर हो रहे आपसी संघर्ष पर कब विराम लगेगा। और सवाल ये भी कि महागठबंधन वाकई ग्राउंड पर भी एकजुट है या सिर्फ एकजुटता का दिखावा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो महागठबंधन के सीएम चेहरे का ऐलान हो गया है, साथ में डिप्टी सीएम का फेस भी तय कर दिया गया है। लेकिन कलेश खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, यह सवाल एनडीए की तरफ से पूछा जा रहा। हालांकि महागठबंधन की तरफ से बार बार स्पष्ट किया गया है कि हमने पहले से अपनी नीति रणनीति तय किया था और आखिरी में हमने जब चेहरा तय कर दिया तो अब कोई कलेश जैसा जिक्र होना भी नहीं चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभात मालाकर हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है प्रभात आपका। निखिल कुमार हैं प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ, बहुत स्वागत है निखिल आपका। अमिताभ भूषण साहब हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ, बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। तरुण जी हमारे साथ आरजेडी की तरफ से, बहुत स्वागत है तरुण जी आपका। और नीलकमल हमारे सहयोगी पटना से सीधे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनके मैं रुख करता हूं। नीलकमल भाई, कलेश खत्म हो गया, महागठबंधन का फेस तय हो गया है, इस बात को अब तो कम से कम एनडीए को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो बार बार इसी बात पर फोकस कर रहे थे और लगता था कि उनकी सबसे बड़ी रणनीति यही हो जाएगी कि उनके यहां चेहरा तय नहीं होगा। लेकिन महागठबंधन ने शुभकामना वाला काम किया, उन्होंने चेहरा भी तय कर लिया है, फेस तय करने के साथ साथ कलेश भी कमोबेश खत्म कर लिया होगा। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन का चेहरा तो तय हो गया। एनडीए के चेहरे की बात जो कही जा रही है और बार बार जो महागठबंधन की तरफ से अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो आज जब रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो उन्होंने बताया था कि किस तरह से करप्शन फ्री की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो उसमें तो लोग करप्शन की बात तो कही थी। और उस प्रेस वार्ता के बाद जब क्वेश्चन उनसे किया गया कि महागठबंधन का फेस जो है वो जारी हो चुका है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार बनती है, तो एनडीए का फेस कौन होगा, तो रविशंकर प्रसाद ने एक लाइन में जवाब दिया था कि क्या वैकेंसी पीएम की खाली है क्या यहाँ। यानी इशारों में इन्होंने कह दिया था कि इस बार भी नीतीश कुमार ही उनके फेस है। इसके अलावा जब अमित शाह जब पटना आए थे, यहाँ पर जब आए थे, तो उनसे भी जब कहा गया था, जब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि सीएम के फेस के लिए विधायक जो है वो तय करेंगे, जो जीत के आएंगे एनडीए के फेस कौन होंगे, उसमें सभी दल के घटक दल के जो नेता है पहले अपने नेता को तय करेंगे और वो सब जब घटक दल के नेता तय हो जाएंगे उसके बाद वो नेता एनडीए के नेता का चुनाव करेंगे। यानी उनका भी कहना था कि ये जो प्रक्रिया के तहत जो चुनाव वही होगा। तो इसमें जेडीयू की तरफ से भी ये कहा गया था कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के तहत होगा। और कई बार हो चुका है, कह चुके हैं लोग कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और हालांकि ये स्पष्ट नहीं कहा गया है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन इशारों में ये कहा जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। और जेडीयू का नारा ही है 25 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल सही कहा, जेडीयू का नारा भी है और इनका चेहरा भी तय हो गया है। बहुत जल्दी से तरुण जी, अब आप लोगों ने चेहरा तय कर दिया और बहुत सॉलिड चेहरा तय किया, क्योंकि उस पोस्टर पर जो बैकग्राउंड में था वहां पर कोई और चेहरा नहीं था।
आपने ना तो राहुल को लगाया, ना वहां पर राबड़ी लालू दिखे, इस बात का भी जिक्र होना था, लेकिन जिसको तय करना था किया। और ना सिर्फ वो एक चेहरा तय किया, बल्कि वहां पर डिप्टी सीएम को भी आपने वहीं घोषित कर दिया कि डिप्टी सीएम अभी फिलहाल कौन होगा और जीतने के बाद कुछ और भी अलग अलग दलों से हो सकते हैं। ये माने कि हां, आखिरी समय में आपने एक बड़ा दांव चला है या यही विकल्प था और यह विकल्प भारी पड़ेगा एनडीए गठबंधन पर? तरुण भाई, मेरी आवाज आप तक गई? हाँ, मेरा सवाल आपने सुन लिया? तरुण जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। उत्पल बल्लभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उत्पल बल्लभ, कुछ तकनीकी खामी। एक बार फिर से मैं नीलकमल का रुख करता हूं, तब तक तकनीकी खामी दूर कर दिया जाए। नीलकमल, अब यहां पर जब चेहरे की बात है, वहां पर जो पोस्टर से कुछ चेहरे गायब थे, क्या इसको भी सवाल के तौर पर लिया जाए? क्योंकि महागठबंधन नाराज बहुत जल्दी होता है कि आप उन चेहरों की बात क्यों करते हो, हमने एक चेहरा तय कर दिया। वो क्या रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि मैं इसे वाकई रणनीति का हिस्सा मानता हूं। जंगल राज का दौर अगर याद दिलाया जाता है तो उन चेहरों को हटा दिया गया। राहुल गांधी सक्रिय बहुत नहीं है फिलहाल इस दौर में, अब वहां पर बिहार में, तो उनको भी वहां पर नहीं रखा गया क्योंकि उनको कोई सीएम तो बनना नहीं था। क्या यह रणनीति के साथ पोस्टर पर एक चेहरा प्लेस किया गया? देखिए, ये रणनीति महागठबंधन की नहीं, ये रणनीति आरजेडी की है। आरजेडी ये दिखाना चाहती है अपने घटक दलों को कि बिहार में सबसे बड़ी ताकत जो है वो आरजेडी है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही 243 विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव हो रहा है। हर जगह रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो तेजस्वी यादव का ही होगा। उसमें राहुल गांधी कहीं नहीं है, दीपंकर भट्टाचार्य कहीं नहीं है, मुकेश सहनी कहीं नहीं है। इसलिए सिंगल चेहरा जो है उस बैनर में रखा गया था। और चूंकि उनको का फेस बनाया जाना था महागठबंधन की तरफ से, पहले से ये बात हो गई थी। हमने कल ही जानकारी दे दी थी कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी को बनाया जा सकता है। लिहाजा अब आप 2020 के चुनाव को आप देखिए। 2020 में जब चुनाव में राहुल गांधी यहाँ चुनाव प्रचार करने आ रहे थे, तब उनको रोका गया था, क्योंकि यहाँ आरजेडी को लग रहा था कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार से आरजेडी को लॉस हो रहा है, यहाँ उनके वोट जो है वो घिसकते जा रहे हैं। अभी भी यही सिचुएशन है। आप देखिए, वोट चोरी का मामला, एसआईआर का मामला लगातार राहुल गांधी उठाते रहे, आज कोई बात नहीं कर रहा। अब ये देखना है कि साझा अगर उनका चुनाव प्रचार होता है तो कितने रैली में राहुल गांधी आते हैं। तो ये एक मैसेज दिया है महागठबंधन को आरजेडी ने अपने तरफ से कि यहाँ पर ताकत जो है बिहार में वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी है, क्योंकि लालू प्रसाद की वधस्त कातिल है यहाँ पर, और बाकी जितने दल हैं वो आरजेडी के कहने पर ही आगे क्या रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आगे की रणनीति उनके कहने पर ही तय होगी। ये फिलहाल स्ट्रेटजी, और बिल्कुल सही कहा नीलकमल आपने कि ये कांग्रेस या बाकी महागठबंधन की किसी घटक दल की रणनीति शायद ना हो, लेकिन आरजेडी की रणनीति है और ये अपने आप में एक माहिर रणनीति है। इसमें कहीं ना कहीं लालू का ही अगर जिक्र करें तो उनकी तरफ से ही ये मैसेज दिया गया होगा या फिर एक रणनीति बनाई गई होगी। बहरहाल तरुण भाई, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक जा रही है? उत्पल बल्लभ, आप मुझे सुन? हाँ उत्पल, मेरा सवाल यह है कि भाई एनडीए के लिए अब इस बात का बार बार जिक्र करना कि वहां क्या तय हो रहा है, नहीं तय हो रहा है, महागठबंधन में क्या होगा, फिलहाल इस पर पटाक्षेप आप कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तय भी कर दिया है और बढ़िया से तय किया है कि चेहरा कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा और किसका नेतृत्व होगा। देखिए ये पहले से बिहार के लोगों, बिहार की जो जनता है, बिहार के जो वोटर है, मतदाता है, ये पहले, सबसे पहले उन्होंने ये चेहरा तय किया है कि आदरणीय तेजस्वी जी ही चेहरा होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जो बिहार का सीएम का चेहरा उन्होंने तय किया है। रही बात महागठबंधन की, तो 2020 में भी तेजस्वी जी चेहरा थे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही महागठबंधन जो वोट शेयर लाई और जो विधायक की संख्या आई, आप देखे होंगे कि लगभग बराबर वोट था,
एनडीए से महज 12,000 कुछ वोट पीछे रह गए, जिसके वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई पिछले बार। और उसमें भी सत्ता शासन के जो बहुत सारी एजेंसी के दुरुपयोग और कितनी बातें शामिल है उसमें, तो बावजूद इसके लगातार उन चेहरों में निखार आया है। आदरणीय तेजस्वी जी को बीच में फिर मौका मिला 17 महीना का काम करने का, तो इस चेहरा में और निखार आया है। इसलिए बिहार की जनता ने इस चेहरा पे मुहर लगाया है। उसके बाद महागठबंधन को भी पूरा विश्वास है इस चेहरा पे। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले भाजपा के पास अपना कोई चेहरा नहीं है बिहार में। और उतनी ही नहीं, नीतीश कुमार जी थके हारे हैं और उनको बिहार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो अपना चेहरा भी नहीं बनाए। अभी बिना दुल्हा की बारातियों का स्वागत बिहार के लोग अब नहीं करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रणनीति के साथ क्या होगा इसके लिए आप लोग शुभकामना के पात्र हैं। प्रभात भाई, अब मेरा सवाल आपसे है, हालांकि मैंने उत्पल से पूछ लिया था सवाल, ये रणनीति के साथ आखिरी दौर में जो दांव चला गया, उस दांव की काट कोई है? क्योंकि बीजेपी के बड़े प्रवक्ता, बड़े नेता अभी भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम काट दिया, किसी का चेहरा काट दिया है, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो तो पहले से कह रहे थे कि भाई तेजस्वी हमारे नेता है, वही विकल्प है, और इस विकल्प पर वो आगे बढ़ गए। और तेजस्वी को आपने सुना होगा, आपने अशोक गहलोत को सुना, जो कि राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास विजन होता है और उसके साथ आयु होती है, उम्र होती है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। तेजस्वी के पास दोनों है। देखिए अतुल जी, इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, उप मुख्यमंत्री का कर दिया, लगे हाथ कैबिनेट का भी घोषणा कर ही देते। अब ये तो ना नौ मन राधा तेल हुई है, न राधा नाचियम। प्रभात भाई, ये तो बिहार देश में कहावत है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। और किसको घोषित कर रहे हैं? जिनके पिताजी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बेजुबान जानवरों के चारा खाने के लिए आरोपी हैं, सजायाफ्ता है, 32 साल 33 साल की उनको सजा है, एक पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके बेटा को मुख्यमंत्री का घोषित कर रहे हैं। शादी का कार्ड बंटने के बाद इनका दूल्हा तैयार होता है कि अब दूल्हा ये होगा। शादी का कार्ड तो पहले ही बंट गया। आप पूरे देश में अतुल जी कहीं ऐसा देखे हैं कि 243 विधानसभा में 254 उम्मीदवार होंगे? महागठबंधन का है ना 243 में, एक अभी वापस लिया, 253 हो गया। तो ऐसा कहीं देखे हैं कि 243, जिस राज्य में 243 विधानसभा हो वहां 253 उम्मीदवार? पोस्टर में वन मैन शो सिर्फ तेजस्वी हो, राहुल गांधी जी गायब है, दीपांकर भट्टाचार्य जी गायब है, मुकेश सहनी जी गायब है, अन्य दलों के नेता गायब है, तो वन मैन शो चल रहा है। तो ये लोग की प्रवृत्ति यही है। आज तो आरजेडी ने कांग्रेस को अपने कदमों पे झुकने पे मजबूर कर दिया। पहले भी मैं बोलता आया हूं कि बिहार में कांग्रेस की इतनी ही औकात है कि वो आरजेडी की झोलटंगा पार्टी बन के रह जाएगी, और झोलटंगा पार्टी बन के रह गई, आज स्पष्ट हो गया। और ये लोग किस नहीं, लेकिन प्रभात भाई ये बात तो स्पष्ट हो गया ना कि जी। अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई कैबिनेट भी लगे हाथ घोषित कर देते, तो कैबिनेट तो आप लोगों ने भी घोषित नहीं किया है, आप लोगों ने भी नेतृत्व अभी तक घोषित किया है। अब ये तो अन्याय हो जाएगा ना भाई, आप घोषित ना करें। अतुल जी, नीतीश कुमार जी को 1995 से हम अपना एनडीए का नेता मानते हैं। चाहे 2005 की बात हो, 2010 की बात हो, 2015 की बात हो, हमने हमेशा अभी भी प्रभात भाई बढ़िया है। हाँ प्रभात भाई, बीच में जो जिनको आप जब नेता मानते हैं ना, हमने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहा कोई कोई शक नहीं। हमारे यहाँ कोई दबाव में प्रेस वार्ता नहीं होता है, जिनको 2005 में नेता मानते हैं, बीच हैं। में कहीं चाचा बनकर कहीं और चले गए थे, उनके साथ सरकार भी बना लिया था, और भतीजे से आप लोग लड़ रहे हैं अभी, नेता उन्होंने अपने आप को बदल दिया था। बहरहाल जल्दी से उनका कोई बिहार में अतुल जी, उनका कोई है क्या? उनकी कोई क्षमता है क्या? वो लालू यादव काउंटर जवाब ले लेता हूं, उसके बाद में निखिल के पास जाऊंगा। उत्पल बल्लभ भाई, वो कह रहे हैं लगे हाथ कैबिनेट भी बता दीजिए, सब कुछ तो आप लोगों ने तय कर दिया है। देखिए, ये भाजपा प्रवक्ता है, थेथरोलॉजी में पीएचडी किए हुए हैं। वैसे तो इनके यहाँ प्रधानमंत्री भी पता नहीं, शब्दों का चयन ठीक करे, आपसे ज्यादा हमको थेथरोलॉजी आता नहीं। और ऐसे लोगों से मैं बहस विमर्श करने के लिए नहीं बैठा हूँ जिनको कुछ आता ही नहीं है। अब वाले को क्या बोले? आपकी थेथरोलॉजी की पूरी दर्शक बढ़िया से सुन रहे थे, आपके ज्ञान का पूरा मापदंड देख रहे हैं, आप सुन लीजिए। अब रही बात कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे चमत्कारिक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री भी हैं इस देश के, उनके नेतृत्व में 2015 में बिहार का चुनाव लड़े, 91 विधायक इनके पास थे, अब आ गए 52 पे। ये चेहरा डिक्लाइन किया है, अभी तक 91 का आंकड़ा नहीं प्राप्त किया, और कहते हैं चमत्कारिक चेहरा है।
अब इन चेहरों को बिहार ने नकार दिया है। इतनी बड़ी पार्टी होने के 2010 का बताइए ना, 2010 क्या हाथ हुआ था? नीतीश कुमार जी नहीं रहते तो घर में बैठ जाते आप लोग। 2010 का बताइए ना, 2010 में क्या हुआ था? आप जितना बकवास, अरे तो 2010 का भी तो बताइए। अरे भाई साहब, आपका अरे आपको शब्दों का चयन सही कीजिए। आप चैनल पे प्रवक्ता बयान लायक नहीं है, डिबेट के लायक। आपका उत्पल वल्लभ जी, आपको शब्दों का चयन बहुत गलत होता है। या तो आप अपने पार्टी की दर्शा रहे हैं कि आरजेडी किस पार्टी की है। जब आप चैनल पे बैठते हैं तो शब्दों की मर्यादा रखिए। उत्पल भाई जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। मर्यादा सभी लोग रखें भाई। नहीं, बुलवा लीजिए ना इनसे जरा। नहीं, बोल लिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि भाई बोलने दीजिए ना जरा ठीक से। आपके दर्शक भी समझ रहे होंगे। ये थेथोलॉजी में पीएचडी किए हुए इंटर पॉलिटिकल साइंस बाती जो लोग जो है, गटर साइंस से पूरा देश समझ रहा है कि आरजेडी क्या है। तो 1200 रुपए का है केस बंटवा रहे हैं। इतना ज्ञान है आपके पास। चुप रहिए जरा, ठीक रहेगा। मुंह चुप रखिएगा ना तो ज्यादा नहीं एक्सपोज होइएगा, चुप रहिए। अब इसको बता दूं मैं कि लगातार इनका जो चेहरा जो है बिहार में कोई नहीं है। मजबूरी में थके हारे जो बिहार के लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, उन चेहरे को चेहरा बनाए हैं। अब उनका भी देख लीजिए कि 2005 में ये 115 पर थे, उसके बाद 2015 में हमारे साथ आए, तब इनका मामला चला है आप 74-75 पे, और फिर आ गए ये 43 सीट पे। नीतीश कुमार जी का भी डिक्लाइन हो रहा है। अब इनको 0 सीट मिलने वाला है। बिहार में कुल ऐड मिलाकर के 0 बराबर 0 बराबर 0, 0 जोड़ 0 बराबर 0। ये बिहार के लोगों ने इनको जीरो से निकल कर कौन हीरो बनेगा ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन ये अच्छी बात है। मैं 14 तारीख को 12 बजे तक खुश हो ले। मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी से कहता हूं कि भाई अब आप लोग चुनावी दौर में आ गए हैं, शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। कटाक्ष करिए लेकिन उसका अंदाज इतना तीखा ना हो। लेकिन अब आप लोगों के पास आरोप लगाने के लिए एनडीए के पास नहीं रह गया कि उनके पास नेता नहीं है, और उनका जो कलेश है वो भी खत्म हो गया है। अंदर खाने कितना है मुझे नहीं पता और कितना होगा ये भी नहीं पता, लेकिन कलेश तो खत्म हुआ कम से कम आखिरी दौर में। निखिल भाई बहुत जल्दी से प्रश्न यहां पर यह है, भाई एनडीए कह रही है कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया आखिरी दौर में, जो कह रहे थे कि हम ही तय करेंगे कौन होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने बड़ी भूमिका इसमें निभाई कि हम पीछे हट जाते हैं, भाई आप ही लड़ो, भाई तेजस्वी आप चेहरा बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाए सहनी, और कांग्रेस सबको मार्गदर्शन देगी, मार्गदर्शक की भूमिका में रहेगी कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी एंकर का, ये प्रवक्ता का जो है, भाजपा के प्रवक्ता मालाकार भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मंत्रिमंडल गठन करने की सूचना जो है अभी अभी जारी कर दी है। तो ये भी मान रहे हैं कि सरकार, इंडिया की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप धन्यवाद के पात्र। मेरी लाल के सपने देखने से कौन रोक सकता है? अरे सपने ही हकीकत होते हैं। आप लोग सपने बेचने के सबसे बड़े जो कलाकार रहे हैं वो मोदी जी रहे हैं। इसको तो आप भी नहीं झुटला सकते हैं। आपको याद होगा क्या क्या सपने उन्होंने दिखाए थे बिहार को और पूरे भारत को। तो अगर मैं जिक्र करूंगा तो टाइम जाया होगा। मैं मुख्य बातों पे, दूसरी बात की, अब इतना अहंकार है भाजपा के प्रवक्ता में, सोचिए कि इनके नेता में कितना अहंकार होगा। और आज तक इनके पास भाजपा में एक चेहरा नहीं है जिसको ये कह सके कि मुख्यमंत्री मेरा बनने जा रहा है। ये पिछलग्गू पार्टी की बात करते हैं। पिछलग्गू तो बने हुए हैं साहब। आप पिछलग्गू नीतीश कुमार के लगातार बने हुए हैं। अगर इतनी ही आपकी औकात थी, इतनी ही आपकी बिसात थी, तो आज भी अकेले लड़के देख लेते। बात तब की जाती है जब आप में हौसला हो, हिम्मत हो, दम हो। आप में वो हौसला, हिम्मत और दम नहीं है। आप लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कार्यालय पे धरना क्यों हो रहा है? अरे भैया, कांग्रेस, आपके गुंडाराज का नमूना यह भी है। कांग्रेस कार्यालय पे आपके मंत्री सहित गए थे धरना देने के लिए। आज धरना क्यों हो रहा है? याद नहीं हो आज क्यों धरना हो रहा है? बीच में मत बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। अगर सम्मानित तरीके से डिबेट करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर तो मेरे पास बहुत सारे जवाब है। आपका अगर मैं पोल पट्टी खोलने लगूंगा तो घंटों बीत जाएंगे साहब। इसलिए कायदे में रह के बात किया जाए। अब ये पार्टी, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख का घूस लेते हुए जेल गया हो, वो पार्टी जो है दूसरे पार्टी के बारे में इस ढंग की आलोचना करे, ये तो अपने आप में एक जो है ना कौतूहल का विषय है कि इसको शर्म भी नहीं आती है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जेल गया हो 1 लाख का घूस लेते हुए।
और वन मैन की बात कर रहे थे। भैया ये पूरे देश में मुख्यमंत्री का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, सब में एक ही चेहरा चिपकाते हैं बराबर, हालांकि अब फ्लॉप होते जा रहे हैं वो चेहरा। तो ये चीज कहने की जरूरत अब नहीं रह गई है। इन्होंने जो कहा कि शब्दों की मर्यादा, भैया शब्दों की मर्यादा अगर रद्दी माल है तो भैया रद्दी माल को काहे आप ढो रहे हैं? शब्दों की मर्यादा, डीएनए खराब है, उस खराब डीएनए को आपने क्यों फिर रखा? और ये जिनके बारे में कहा गया, उसने बिहार को शर्मसार करने का काम किया है, जिसने भाजपा के साथ फिर से ठीक है निखिल भाई, अच्छी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और उसकी भूमिका अभी फिलहाल देखिए, खुद उनके बड़े नेता गए हैं, बड़े नेता ने जाकर वहां कहा कि हमने एक ऐसा नेता स्वीकार किया है जिसके पास उम्र है, आयु के साथ साथ एक विजन है और इस विजन पर जनता को भरोसा। मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। अच्छा बोले निखिल भाई, जल्दी से थोड़ा जल्दी से। हाँ, तो बेसिकली क्या है ना कि देखिए विकास की व्यवस्था आप देख लीजिए कि पावर कट हो गया, ये चमत्कार है। पटना शहर में हूं और बिजली की स्थिति आपके सामने है। तो समस्या क्या है ना कि ये लोग जो हैं सिर्फ ढोल पीटने में माहिर हैं, ये लोग जो हैं ढकोसला करने में माहिर हैं, इनका करनी धरनी से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि मोदी मोदी करना है। अब मोदी के चेहरे का असलियत लोग जान चुके हैं। प्रवासी मजदूर जो है वो उनको मजा चखाएंगे, यहाँ के जो युवा है वो मजा चखाएंगे, महिलाएं उनको इस बार जो है वो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा कि शब्द कम आपके थे जो है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कौन किसको मजा चिखाएगा या चखा रहा है वो हम चुनाव के बाद देख लेंगे। वो मोदी करते हैं तो आप भी राहुल करते हैं। आपने दोनों ने अपने अपने नेता तय किए हुए हैं, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप दोनों का अधिकार है। हाँ, मोदी करने का मतलब अमिताभ भूषण जी, अब भाई देखिए सभी दलों का कम से कम ये कलेश तो खत्म हुआ कि एक दूसरे पर आरोप लगाने का मौका ना तो महागठबंधन ने छोड़ा और ना बचा एनडीए के पास कि कौन होगा नेता का। बड़ा है कलेश, उन्होंने फेस और कलेश दोनों खत्म कर दिया है, या अभी भी कुछ अंदर खाने हैं। और सबसे बड़ी बात कि जाते जाते और हारते हारते कैसे जीते हैं सैनी साहब, क्योंकि डिप्टी सीएम तो उन्होंने अपने आप को बनवा लिया है फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करवा के। देखिए दो बात है अतुल जी, एक तो ये है कि चुनाव क्या है। चुनाव को अगर आप विचार करेंगे तो चुनाव नैरेटिव, परसेप्शन, टाइमिंग, मोमेंटम, इस चारों को पकड़ के चुनाव चलता है। कभी भी चुनाव आप देखेंगे तो इसके साथ चलता है वो। तो इस समय जो घोषणा हुई है मुख्यमंत्री के चेहरे की या उप मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो इसको अगर मैं घाघ के शब्दों में कहूं तो का बरखा जब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनिका पछतानी। तो जो नैरेटिव था महागठबंधन का, जो परसेप्शन था, जो मोमेंटम था, वो कमजोर हुआ। 11 सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो क्या वहां नैरेटिव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देने से या उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देने से क्या वो परसेप्शन, क्या वो नैरेटिव, क्या वो मोमेंटम वापस लौट जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो वो जो नुकसान होना था महागठबंधन का वो हुआ है। ये बात सही है कि चलिए अंत भला तो सब भला, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उन्होंने घोषित किया है। और सबसे कमाल की बात ये है कि जिनके जेब में है ठन गोपाला और जिन्होंने डिप्टी सीएम का ख्वाब पाला, उनको कह दिया कि हाँ भाई आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस को लेकर तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी अजब काम करती है। पहले आंखें नोच लेती है, फिर चश्मा दान करती है। भाई ये बात राहुल गांधी से भी पूछा गया था गठबंधन में, महागठबंधन में सीएम का फेस कौन होगा। तो ये अच्छा हुआ कि प्रथम चरण के चुनाव हो जाने से पहले घोषित हो गया। प्रक्रिया तो हो ही गई थी, बस मतदान बाकी है, उससे पहले आपने बता दिया। लेकिन ये बात सही है कि इस सारे ताना बाना के बीच में मोमेंटम उनका खराब हुआ है। स्वीकार करें न करें, लेकिन ये बात सही है कि लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच एक भ्रम की स्थिति गई। उनको लगा कि भाई इनके भीतर एका कैसे होगा। और ऐसे 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, आप उस तरफ देखिए एनडीए की तरफ कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है। एनडीए का चेहरा घोषित हुआ है क्या विश्लेषक महोदय जी? 20 उगल रहे हैं, एनडीए का चेहरा घोषित हुआ है।
पहले तो ऐसा है, लंठ राजनीति की उपज है आप लोग, तो लंठ बलंठ किस्म की भाषा का यहाँ प्रयोग मत करिए। लंठ और मस्खरे की पार्टी क्या है वो सब लोग वैसे ही जानते हैं। लंठाई का परिचय मत दीजिए, लंठाई मत दीजिए, लंठाई मत करिए। यहाँ ये लालू यादव की लंठाई का कोई अखाड़ा नहीं है जहाँ आकर के आप विश्लेषक भाषा की मर्यादा। लालू यादव का मस्खरा और मुझे अरे भाजपा प्रवक्ता बन के आ जाए, सच्चाई को बोले तो भाजपा प्रवक्ता हो जाता है। वो आपसे बढ़िया बोल रहे हैं, कर रहे हैं भाई। हार की बखलाहट का कारण हम समझ रहे हैं, आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ। आपसे ज्यादा बुखला के बोल रहे हैं प्रभात भाई, अच्छा भाई थोड़ी सी आप लोग नाराजगी दूर करिए। मैं फिर से लौटता हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप लोगों के पास लौटता हूं और मैं फिर से कहूंगा भाई चर्चा करिए, अच्छी चर्चा करिए, आवाज ऊंची भी होनी चाहिए, लेकिन संवाद में कभी भी संवेदना आपकी खत्म ना हो या फिर भाषा की मर्यादा ना टूटे। एक बड़ी खबर आ रही है, 2 सीटों पर महागठबंधन में टकराव फिलहाल टल गया है। वारसलीगंज से कांग्रेस उम्मीदवार हट गए हैं। बाबूराई सीट से भी वीआईपी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है। आरजेडी ने किसी सीट से उम्मीदवार नहीं हटाया है। 10 सीटों को लेकर सस्पेंस हालांकि अब भी बरकरार है, लेकिन कम से कम 2 पर तो कलेश खत्म हुआ। यह बड़ी खबर है और साथ में सुखद खबर भी है महागठबंधन के लिए। नीलकमल भाई बैक टू बैक एक ही दिन में एक के बाद एक 2 बड़ी खबरें, एक तरफ फेस भी। अरे भाई शांत हो जाइए, अभी भी आप लोग लड़ा है भाई, बड़ी खबर बता दी, कुछ तो थोड़ा आराम करिए। उत्पल भाई आ रहा हूं आपके पास। नीलकमल भाई एक दिन में 2 बड़ी खबर है महागठबंधन के लिए। एक तरफ चेहरा भी तय हो गया, आप देखिए जो सीटों को लेकर टकराव था या फ्रेंडली फाइट थी, उसमें भी अब 10 सीटों पर वो सस्पेंस रह गया। 2 जगहों से खबर आ रही है कि वहां पर आपस में तालमेल बैठ गया है। आदमी ये तर्क ही अरे भाई आप लोग अभी नहीं लड़ रहे भाई, एक मिनट अमिताभ जी, पार्टी के प्रवक्ता बन अमिताभ जी और निखिल भाई, अरे भाई एक सेकेंड मेरी आवाज जा रही है सर आपके पास, प्लीज सुन रहे हैं आप लोग मुझे? निखिल भाई निखिल जी आप तो उस पार्टी के प्रवक्ता है ना जिन्होंने अखबार में बैंड लगाया था। चलिए उत्पल बल्लभ का इस वक्त हमारे साथ संपर्क नहीं है। निखिल आप मुझे सुन पा रहे हैं भाई? बोल लीजिए, दोनों की आवाज। एक मिनट अमिताभ जी और निखिल जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए भाई, हो गया, बहुत अच्छी लड़ाई आप लोगों ने लड़ ली, अब चुनाव लड़िए ना, ठीक है। अमिताभ जी भाई वो आप अपना आकलन कर रहे थे, वो एक पत्रकार के तौर पर आप लोग अपना आकलन कर रहे थे। अब जरा दोनों लोग शांत हो जाइए भाई, हो गया, बहुत हो गया, ऐसे नहीं। अमिताभ जी मुझे चुनाव लड़ने के लिए आपसे नसीहत नहीं चाहिए ना आरजेडी के प्रवक्ता से। अमिताभ जी अरे भाई आपको हक फिर किसने दे दिया? आपको नसीहत देने का हक किसने दे दिया? आपने अभी स्वीकार कर लिया। नीलकमल आप तक मेरी आवाज जा रही है? नीलकमल तो प्रवक्ता भाजपा के बैठा के बात करते हैं। अरे भाई हो गया। अरे कांग्रेस के कारण मीडिया को प्रतिबंधित करने वाले आप प्रवक्ता है, मीडिया को एक मिनट अमिताभ जी हो गया ठीक है। प्रभात माला कर हो गया भाई, प्रभात जी हो गया। अमिताभ भाई 1 मिनट के लिए शांत रहिए भाई। बड़ी खबर एक मैंने बताई थी, नीलकमल का रुख करता हूं मैं। नीलकमल एक सुखद खबर आ रही है कि एक ही दिन में ना सिर्फ उन्होंने चेहरा भी तय कर लिया महागठबंधन ने, बल्कि 2 सीटें ऐसी है जहां पर उनमें आपस में जो कैंडिडेट फ्रेंडली फाइट कर रहे थे उसमें सेटलमेंट हो गया है। कोई हट गया है या फिर जो पहले से कोई लड़ रहा था उसको लेकर आपसी राजीनामा हो गया। माने क्या अच्छा दिन जा रहा उनका? बिल्कुल 13 सीटें थी जिसमें से 2 ने अपना नामांकन वापस लिया है। वहां पर जो फ्रेंडली फाइट जिसको कहा जा रहा था वो फ्रेंडली फाइट नहीं होगा, लेकिन अभी भी 11 पे पेंच फंसा हुआ है, अब तो समय भी निकल गया। और दूसरी तरफ अभी देखिए आप नरकटियागंज से रश्मि वर्मा जो बीजेपी से भागी हुई थी उन्होंने भी नामांकन किया था, लेकिन चूंकि अमित शाह आज आ रहे हैं उनके आने से पहले रश्मि वर्मा ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो ये कवायद तो चली है और एनडीए में ऐसा कम है, लेकिन महागठबंधन के अंदर में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। तो अभी भी 11 सीटों पर ये लोग फ्रेंडली फाइट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं जब फाइट ही हो रही है तो फ्रेंडली क्या बात है इसमें, क्योंकि ये चुनाव हो रहा है, उसमें से एक को चुनना है वहां के मतदाताओं को, तो ये फ्रेंडली क्या होता है इसमें? फ्रेंडली तो है नहीं। जब फाइट कर रहे हैं आपस में, आप एक गठबंधन में
घटक दल अलग है लेकिन गठबंधन तो एक है, और उसके बाद आप वहां पर दोनों दल के उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो असमंजस की स्थिति तो बनेगी ना कार्यकर्ताओं के बीच में। और ये एक सीट से होता है, वो पूरे बिहार में बनता है ऐसा परसेप्शन कि हर जगह क्या करें, हम किसके साथ जाएं। महागठबंधन तो बना हुआ है लेकिन दोनों दल आरजेडी कांग्रेस या वीआईपी आरजेडी ये सब जो है आपस में ही लड़ रहे हैं किसी किसी सीट पे। तो ये एक परसेप्शन है, जनता भी जानती है, आज की जनता जो है बहुत तेज है। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री के फेस नहीं, वो देखती है और किस गठबंधन को चुनना है, किस पार्टी को चुनना है। ये इलेक्शन के समय नहीं होता है, इलेक्शन के समय जो कैंपेनिंग होता है अतुल, ये सिर्फ वैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का समय होता है जो लोग उनसे अलग होते हैं, जो एक्स्ट्रा नोटा में चले जाते हैं या फिर अदर्स में देते हैं, वैसे लोगों को अपने तरफ खींचने की कवायद होती है। क्योंकि मतदाता जो होता है वो तो 1 से 1.5 महीना पहले मन बना चुका होता है कि हमको किसको लाना है। तो जो कोर वोटर होते हैं वो 1 से 1.5 महीना पहले मन बना चुका होता है। बिल्कुल सही बात है नीलकमल, लेकिन शायद आपकी ये बात, मेरी ये बात पार्टी के प्रवक्ताओं को बुरी लग जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, आपका परसेप्शन हो सकता है, आप परसेप्शन बना रहे हैं। भाई ये परसेप्शन आम जनता के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी हम उनको शुभकामना देते हैं क्योंकि वो अपनी नीति रणनीति के साथ चुनावी मैदान में होते हैं, चेहरा तय करते हैं, नीति बदलते हैं और फ्रेंडली फाइट भी कर लेते हैं। अच्छी बात है, उनको मुबारक हो। बहुत जल्दी से प्रभात मालाकर, अब आपके पास आऊं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा है। लालू यादव ने सहयोगी दलों को टॉर्चर किया, ये बड़ा आरोप उन्होंने कर दिया। टॉर्चर करके तेजस्वी को उन्होंने चेहरा घोषित करा दिया है, ये उनका आरोप है। लोकतंत्र के लिए आज शर्मनाक दिन है, ये कह रहे हैं सम्राट चौधरी। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। उनका कहना है कि असल में लालू ने जो बाकी दल है, कटक दल है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है, उन लोगों को उन्होंने टॉर्चर कर दिया और टॉर्चर करके अपने बेटे को प्रमोट कर दिया, उनका चेहरा आगे बढ़ा दिया है। सुनते हैं जरा। तो कांग्रेस लालू जी ने जबरदस्ती नहीं कहते हैं, लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रभात मालाकर भाई, अभी तक तो वो लोग चेहरा नहीं घोषित कर रहे थे, इस पर आप लोग आरोप लगा रहे थे। अब घोषित कर दिया तो कह रहे हैं टॉर्चर कर दिया। अब टॉर्चर करने का मतलब क्या आधार है? पूरा देश देख रहा है। मैंने पहले भी कहा तो कि पीछे जो है तेजस्वी यादव अकेले वन मैन शो बने हुए हैं। तो ये लोग तो आरजेडी हो, चाहे माले हो, चाहे मुकेश सहनी हो, कितना इसको डगरा का बैगन बना के रखा है। यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली कराया और अंत में अपनी मनमानी मान ही ली। तो ये लोग लठबंधन है, लठबंधन के शीर्ष नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो लालू यादव जी के सुपुत्र, जिनके कार्यकाल में 118 नरसंहार हुआ, आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के साथ लगातार बलात्कार हुआ, उसके चंपा विश्वास के नौकरानी के साथ बलात्कार हुआ, चंपा विश्वास के माता के साथ बलात्कार हुआ। तो ये लोग जो है, तो जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो जानवरों का चारा खा गए, सड़क का कचरा पी गए, रेल मंत्री थे तो गरीबों का जमीन खा गए। तो ये लोग, यही लालू यादव जी ने, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा जंगल राज, हम लोग नहीं कह रहे हैं। अच्छा प्रभात भाई, एक मेरा सवाल है, उसका छोटा सा जवाब आप दीजिए, उसके बाद मैं उत्पल के पास जाऊंगा, निखिल के पास जाऊंगा। मेरा सवाल यह है कि आप जो पुराने मुद्दे हैं, पुरानी बातें, उनको याद दिलाइए, ये आपका अधिकार है। उसका जवाब देने की जिम्मेदारी महागठबंधन की। आप दोनों आपस में फ्रेंडली फाइट करते रहिए, क्योंकि वो तो आपस में ही कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर चूंकि अभी तक चेहरे पर आप लोग घेर रहे थे, क्या चेहरा घोषित कर देने के बाद थोड़ा बहुत आप लोग बैकफुट पर है, तब ये नया आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने तो अतुल जी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी। एक तरफ 1990 से 2005 तक का लालटेन का विनाश स्वरूप है, एक तरफ 2005 से 25 तक एलईडी का विकास का स्वरूप है, एक तरफ 90 से लेकर 2005 तक का बैलगाड़ी का खटारा मॉडल है, एक तरफ 2005 से लेकर 25 तक मेट्रो की सवारी मॉडल है, एक तरफ अपहरण, लूट, हत्या,
और फिरौती का मामला है, एक तरफ महिला का सम्मान, युवा का सम्मान, बुजुर्ग का सम्मान, दिव्यांग का सम्मान। तो एक तरफ हम आज सोचिए कि 2005 में जब बिहार मिला, मतलब जब एनडीए को मिला, उस समय का बिहार का बजट कितना था? 26-25 हजार करोड़। आज अकेले उतना बजट बिहार का शिक्षा विभाग का आज 3,16,895 करोड़। 17 लाख बिजली कनेक्शन थे, 2 करोड़ बिजली कनेक्शन। नहीं पड़ता है, मतलब नहीं पड़ता है, आप ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका चेहरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने हर जिला में मेडिकल कॉलेज दिया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, हर घर को शौचालय दिया, हर गरीब को मुफ्त अनाज दिया, हर घर जल नल पहुंचाया, 17 लाख से 2.25 करोड़ बिजली कनेक्शन हो गया। ठीक बात है। आज कभी एक पुल होता था, उसका आपको परिणाम क्या मिलेगा, ये जनता पुल बनाया। बहरहाल निखिल भाई आ रहा हूं, निखिल भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद पहले हाँ उत्पल भाई जल्दी से कमेंट आपका। बिहार में एक ही प्रभात मालाकार 1 मिनट भाई, एक एक करके प्लीज। हाँ उत्पल बल्लभ, मेरा सवाल सीधा। अरे भाई फिर हो गए, शांत हो जाइए सर। उत्पल बल्लभ से मैं पूछ रहा हूं। हाँ उत्पल बल्लभ, मेरा सवाल यह है कि सम्राट चौधरी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया, उन आरोपों पे हम न भी जाएं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आखिरी दौर में आते आते वही बात माननी पड़ी जो कि आरजेडी पहले से कह रही थी? अगर ये पहले से घोषणा करा दिया जाता, पहले से घोषित हो जाता, तो उसका एक कम से कम मैसेज तो जाता। नीलकमल ने अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले से जो सिनेरियो बनना शुरू होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद आप लैप्स कर गए, हो सकता है ना भी की हो, लेकिन उस मैसेज जाता है उसका। अगर यही काम कांग्रेस ने पहले करा दिया होता, पहले से सैनी साहब मान गए होते कि हाँ उसी में घोषणा कर दीजिएगा मैं डिप्टी सीएम बन रहा हूं, तो ये एक मैसेज बड़ा चला जाता। उसमें थोड़ी देरी हो गई क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल आपको आराम से कह रही है कि आदरणीय तेजस्वी जी उत्पल भाई आपकी आवाज तकनीकी खामी की वजह से शायद स्पष्ट नहीं आ पा रही है, मैं फिर से लौटूंगा तब आपसे पूछूंगा सवाल। निखिल जी मेरा यही सवाल है भाई, कांग्रेस ने आखिरी तक लटका के रखा, ऐसा है क्या? पहले ही मान लेते कि हमारे नेता तेजस्वी होंगे, नुकसान तो नहीं होता कम से कम, जो एनडीए अभी कह रही है। निखिल अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। एनडीए की बातों का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कह जाती है, उसका काम है कहना, उनको कहना ही आता है, करना तो है नहीं। तो बेसिकली क्या है ना कि उनका खुद का गांठ पहले सुलझा लें। पूरा जो गांठ बंधा हुआ है अभी तक उसको सुलझा नहीं पाए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो भाषण देने के लिए तो लंबी लंबी छोड़नी है, तो छोड़े जा रहे हैं, उसमें क्या है? आपको अपने अंदर तो झांक कर देखना नहीं है। अब ये लोग भी भ्रष्टाचारी और अपराध और इस पे व्यभिचार पे बात करते हैं। आप समझ सकते हैं कि व्यभिचारी, ये एक धाकर नाम का नेता इनका है, उसकी कथा कहानी सब लोग देखे हैं। जब चुनाव होता है हरियाणा में तो एक बाबा है, उनको बराबर पेरोल मिल जाता है, यहां पर भी पेरोल वाला सिस्टम आपने देखा। तो भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी जो मतलब पूरे भारत में जो महान भ्रष्टाचारी थे वो सारे भाजपा में समाहित हो गए और सारे पवित्र हो गए। शारदा हो, नारदा हो, जितने नाम आप जानते हो, सारे भ्रष्टाचारी जो भाजपा में मिले वो सारे के सारे पवित्र हो गए। तो भ्रष्टाचार पे भाजपा के प्रवक्ता अगर भाषण दे रहे हो, वो असम के एक मुख्यमंत्री है, उनपे भी बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं। अमित शाह जी से पूछा तो बोला भाई ये सब सवाल हटाओ, ये सब नहीं पूछना है। तो ये लोग अगर भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, व्यभिचार पे बात करते, एक कर्नाटका के मुख्यमंत्री के बेटा पोता है उनका जो रेवन्ना जी के प्रचार में स्वयं मोदी जी जाते हैं, उन पे गंभीर आरोप है, आप भी जानते हैं। बलात्कारी जब निकल के आते हैं कोर्ट से तो उनको ये लोग संस्कारी बता देते हैं, ऐसी तो इनकी पार्टी है। तो बात क्या है कि जिनके अंदर मतलब चलनी बोले तो बोले, छलना बोले तो बोले, चलनी भी बोले वाला हिसाब किताब है इनका। तो ये लोग जो है ना बेसिकली ये लोग जो है चीजों को दोहम नीति के तरह देखते हैं, हर बात का दोहरा मानदंड है इनका। अब इनकी जो घबराहट, चूंकि इनकी सत्ता खिसकने वाली है, ये इनको भली बात ही पता है, तो घबराहट, बिलबिलाहट, छटपटाहट, ये जो है आपको सामने प्रवक्ता में भी दिखता है। इनके जो प्रॉक्सी प्रवक्ता थोड़ा सा और बता दीजिए, सरसराहट, फड़फड़ाहट, बहुत सारे और भी हैं उसमें निखिल भाई।
जी बिल्कुल 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 सर। पूरा देश रही बात टॉर्चर की, प्रभात भाई टॉर्चर किसको कहते हो? वो नीतीश जी से पूछिए कितनी बार आपके टॉर्चर से उब कर, सुनिए ना सर, कितनी बार आपकी टॉर्चर से उब कर, अरे कौन सा गलत आरोप, कौन जेल गया उसमें, कौन जेल गया? अरे जानकारी दुरुस्त कीजिए सर। अरे प्रभात भाई पढ़ लिख के आइए, बिना और आप लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अरे खुद आपके प्रधानमंत्री स्वीकार कर सकते हैं कि हमने जब जिस पे आरोप लगा, सुनिए सर, सुनिए, हमने जब जिस पे आरोप लगा उसको हमने मंत्रिमंडल से बाहर किया, उस पर जांच किया। आपने किसी आरोप का आज तक अगर जांच किया, घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाला, अरे किसी चीज का जवाब नहीं है। ठीक है भाई, अब जरा दोनों लोग शांत हो जाएं। प्रभात भाई आप भी शांत हो जाइए, निखिल भाई आप भी शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। हो गया भाई, हो गया। अब एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करूंगा, उसके बाद मैं उत्पल के पास जाऊंगा, अमिताभ जी के पास जाऊंगा। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधा है सत्ता के लिए। आरजेडी कुछ भी करने को तैयार है, यह कहना है प्रशांत किशोर का। 5 डिप्टी सीएम भी बना देंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। लालू यादव यानी मतलब फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं, या कि लालू यादव पर इन्होंने आरोप लगाया है कि आरजेडी उनके जरिए या वो आरजेडी के जरिए फिर से वही दौर लाना चाहते हैं जिसको भूलना चाहता है बिहार। ये बड़ा आरोप प्रशांत किशोर का। ऐसा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है, पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? ऐसा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम। प्रशांत किशोर का कहना है कि जब आप सत्ता में नहीं आना चाहते हैं या नहीं आ पाते हैं, वो महसूस होने लगता है या उसके बीच का, तब फिर इस तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। बहुत जल्दी से उत्पल इस पर एक कमेंट करना चाहेंगे आप? जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक नहीं 5 बना दीजिए डिप्टी सीएम, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। पहले अभी जितना आप भाजपा प्रवक्ता से बकवा रहे थे, इनसे पूछिए कि चंपा विश्वास का अरे भाई एक मिनट उत्पल बल्लभ एक मिनट। मैं बकवा किसी से नहीं रहा था ना आपसे बकवा रहा हूं, तो पहले शब्दों का चयन थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। जो मर्यादा की बात बार बार कह रहा था शायद आपको समझ में आ नहीं रहा है। अगर बकवाने की बात है ना तो आप अभी बक रहे हैं, फिर इसका मतलब मैं लोगों से पूछ रहा हूं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं और आप लोग उसका जवाब दे रहे हैं। तो ये अकवाना, बकवाना, चकवाना, इन शब्दों को जरा घर रख के आया करिए। समझ गए? अगर समझ गए हो तो अब शब्दों में अच्छी भाषा को इस्तेमाल करते हुए तब आगे बढ़िए। बोलिए, प्रशांत किशोर के आरोप पर बोलिए। उत्पल भाई, उत्पल बल्लभ, हाँ अब बोलिए भाई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं एक नहीं 5 बताइए। इंटरव्यू देने आप आपके आए हैं क्या? तो आपका इंटरव्यू लेने नहीं बैठा हूं मैं। अगर इंटरव्यू में आप जाकर बकवाना कहते हैं ना तो मत दीजिए इंटरव्यू, और ये धमकी वाला अंदाज मुझे मत दिखाइएगा। उत्पल बल्लभ, आप इंटरव्यू देने वाले हैं या नहीं वाले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल है ये अकवाना बकवाना शब्द जो है ना घर रख के आया करिए। अगर यही शैली है तो मत आया करिए कम से कम मेरे साथ चर्चा में। क्लियर है? अब अपनी बात रखिए। मेरा सवाल है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जवाब देंगे इसका? उत्पल बल्लभ, अरे आपके यहाँ कोई आंकड़ा नहीं चाहता है तो मत आइए ना, जाइए स्क्रीन से हटाइए इनको तुरंत स्क्रीन से हटाइए। आप आइएगा भी मत, दोबारा मत आइएगा। बहरहाल अमिताभ, अब यहां पर सवाल यह है कि एक बन नहीं पा रहा था, उन्होंने एक तय कर दिया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 5 डिप्टी सीएम भी बना लें तब भी कुछ नहीं होने वाला है। लड़ाई बिल्कुल अंतिम दौर में है और देखिए तल्खी भी बढ़ रही है क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक आ गया और सबने अपनी रणनीति बना ली है। कौन कहां भारी पड़ेगा अब ये तो तय होगा और जनता उसे तय करेगी, यही मानकर चले। निश्चित तौर पर जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं एक हद तक उस बात से मैं सहमत हूं कि जो मोमेंटम था उस मोमेंटम को कमजोर करने में जो कुछ भी योगदान कांग्रेस के कंफ्यूजन का
हो सकता था वो हो चुका है। तो अंतिम वक्त में आपके कह देने भर से ऐसा नहीं है कि कोई नई बात हो गई है। लोग ये समझ रहे थे कि अगर आरजेडी की ताकत बढ़ेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आरजेडी की ताकत नहीं बढ़े इसके लिए कांग्रेस जितना कुछ कर सकती थी वो कांग्रेस कर चुकी है। तो अब सीएम कैंडिडेट घोषित कर देने से या सैनी जी को डिप्टी कैंडिडेट घोषित कर देने से कोई ऐसा नहीं है कि तेजस्वी की राजनीति में इससे कोई बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि जब वो होना था, जब वो मोमेंटम खड़ा हो रहा था, जब धारणा विकसित हो रही थी, तो आपने उसको कुचल दिया, अपने कैंडिडेट को खड़ा करके एक आरजेडी के मजबूत कैंडिडेट के सामने अपने कमजोर और लंगड़े घोड़ों को आपने खड़ा कर दिया। और एक उदाहरण लालगंज का है, यहाँ बैठे हुए पैनल के लोग भी सहमत हो जाएंगे कि लालगंज में कांग्रेस जनसुराज से निकले हुए एक व्यक्ति को लेकर आई और टिकट पकड़ा दी, जबकि सब जानते थे कि वहां मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, मुन्ना शुक्ला की पत्नी और बेटी तैयारी कर रही थी और अच्छी तैयारी कर रही थी। आरजेडी ने बहुत पहले आश्वस्त किया था। बाद में क्या हुआ, बाद में आरजेडी ने भी सिंबल दिया और कांग्रेस का सिंबल फिर वापस होने की बात हुई। ऐसी तमाम सीटों पर यही स्थिति जाले में हुआ था, ऋषि मिश्रा की सीट पर। तो कांग्रेस अपने कंफ्यूजन से जितना सत्यानाश कर सकती थी उतना उसने आरजेडी का सत्यानाश किया है। और एक बात और भी बता रहा हूं अतुल भाई, होता क्या है, आप बहुत अच्छा डिबेट कर रहे थे, लेकिन समस्या क्या है कि सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ उसी तरीके का व्यवहार करना पड़ता है। भाषा की मर्यादा कह देने से, जिनकी ट्रेनिंग ही लंठ राजनीति से हुई हो, जिनकी ट्रेनिंग ही खटालों से होकर आई हो, उनसे भाषा की उम्मीद मत रखिए। वो ऐसी ही भाषा बोलेंगे क्योंकि उनके भीतर मसालापन बना हुआ है। अमिताभ भाई वाले लोग का अपमान मत कीजिए। अमिताभ भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं कि राजनीति में हड़ताल वाले लोगों का अपमान टीवी मत कीजिए। खराब नहीं होते हैं उनकी नहीं था। अरे फिर खटाल में रहने वाले लोग खराब होते हैं। अरे भाई एक मिनट भाई, एक मिनट निखिल भाई, अमिताभ जी और निखिल जी, अरे भाई एक सेकेंड। जो गरीब लोग हैं, अमिताभ जी, क्या होता है ना, राजनीति में और पत्रकारिता में कुछ कटु अनुभव ऐसे आते रहते हैं, उनसे हमको और आपको दिन प्रतिदिन जूझना होता है, हर दिन जूझना होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं होती। अब दोनों लोग शांत हो जाइए भाई, हो गया। निखिल भाई एक मिनट, मेरा ये कहना है, अरे एक मिनट भाई, प्रभात भाई, अरे भाई हो गया निखिल भाई, मेरा ये कहना है, अरे एक मिनट प्रभात जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए राजनीति में ना अमिताभ जी और पत्रकारिता में ऐसे अनुभव होते रहते हैं, कभी कटु होता है, कभी तलखी बढ़ जाती है, कभी उस तलखी को हमें कम करना होता है। आरोप प्रत्यारोप जितने नेता एक दूसरे पर, प्रवक्ता एक दूसरे पर लगाते हैं, आजकल तो एक नया प्रचलन चल गया है, कुछ ना मिले तो एंकर पर लगा दो। हम लोग जूझते रहो, आज से नहीं बहुत सालों से जूझ रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये जवाब देंगे और कोई आरोप लगाएंगे तो दूसरा जवाब इधर भी बाकी है, वो मिलेगा, भरपूर मिलेगा। अब उस पर चीख चिल्लाकर या तो चले जाएंगे और नहीं तो मैं हटा दूंगा, सीधा सा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। बहरहाल नीलकमल, अब आखिरी में फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, इन सारी परिस्थितियों में पटना का मिजाज क्या है? क्योंकि बड़ी हलचल थी कि बड़े नेता आएंगे, दिल्ली से आए, जादूगर जो कहे जाते हैं वो वहां पर पहुंचे और जादूगर ने सब कुछ तय कर दिया। लालू से भी मिले, मुलाकात हुई और तब से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही थी कि अब बीजेपी को, अब एनडीए को नींद नहीं आएगी। क्या वाकई नींद उनकी उड़ गई है या फिर उससे उनको फर्क नहीं पड़ा? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 5 डिप्टी सीएम बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी भी वो आरोप है, लेकिन पटना का माहौल क्या है? देखिए, माहौल अगर ओवरऑल देखेंगे तो पहले जो मोमेंटम बन रहा था, जो महागठबंधन और एनडीए के बीच में एक अच्छी लड़ाई देखने को मिल रही थी। पहले जो 1-1.5 महीना पहले की बात करें तो महागठबंधन और एनडीए के बीच में एक अच्छा खासा लड़ाई जो है वो बनता दिख रहा था कि बिहार में इस बार चुनाव जो है वो एक कायदे का चुनाव होगा और दोनों गठबंधन जो है काफी स्ट्रांग है। लेकिन अब जो है कांग्रेस और आरजेडी में जिस तरह से तलखी हुई मुख्यमंत्री को लेकर के, उनके चेहरे को लेकर के, जिस तरह से उम्मीदवार खड़े कर दिए एक दूसरे के खिलाफ, ये परसेप्शन अब जो है जो बन रहा था कि महागठबंधन या एनडीए दोनों में से किसी की सरकार बन सकती है, अब एक तरफा थोड़ा थोड़ा जाता दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे थे,
तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रहे थे। आपने कहा प्रशांत किशोर का कि 5 डिप्टी सीएम भी बना सकती है महागठबंधन की सरकार। तो अगर सरकार आएगी तो हो सकता है 5 डिप्टी सीएम भी बन जाए। डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद होता नहीं है, वो एक मंत्री का ही पद होता है, तो 5 बनाते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से ताल ठोक रहे थे। उनका कहना था कि हम वहां से नॉमिनेशन करेंगे तो तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की तरह दूसरी सीट तलाशनी पड़ेगी। लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि लास्ट मोमेंट में प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ने से इनकार कर गए। अब खबर में बने रहने के लिए उन्होंने अमित शाह पे ऐसा आरोप लगा दिया कि हमारे कैंडिडेट को बैठा के रखा, अमित शाह ने उनको नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया। तो अमित शाह जैसे नेता किसी को उम्मीदवार को बैठा के रखेंगे कि नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देंगे। नीलकमल प्रशांत किशोर बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक अलग अलग नेताओं को, अलग अलग पार्टियों के एडवाइस देते रहते थे और देते हैं, ऐसा उनका अभी भी दावा है और दिया भी था उन्होंने। लेकिन अब चूंकि खुद सक्रिय राजनीति में उनकी पार्टी उतरी है तो अब उनको अनुभव हो रहा होगा कि पीछे से संदेश देना, एडवाइस देना बड़ा आसान होता है, या हो सकता है काम चल जाता हो, लेकिन जब खुद मैदान में आते हैं ना तो खुद अपने ऊपर भी बीतती है। वो बीतना वो महसूस कर रहे हैं, शायद इस वजह से भी नीति रणनीति उन्होंने बदली होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलकमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया प्रभात भाई आपका, निखिल भाई आपका, अमिताभ जी आपका और उत्पल भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में सब कुछ सेट हो गया है महागठबंधन में, लेकिन अब आखिरी बारी है, क्योंकि अब आखिरी दौर आ गया है चुनाव का और उन तारीखों को नजदीक आते आते महसूस कर रही है तमाम पार्टियां भी कि मेरा दांव कितना चलेगा तय जनता को कर रहा है। नमस्कार।